हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं संगम एज के बारे में, संगम युग। तो सुदूर दक्षिण के जनजीवन पर पहले संगम साहित्य से ही स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। तो सुदूर दक्षिण में जनजीवन पर पहले संगम साहित्य से ही स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। समुद्री व्यापार में दक्षिण के महत्व पर पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी नामक कृति, जो कि पहली सदी में और द्वारा पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। ये एक अननोन राइटर के द्वारा लिखी गई है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। और इससे हमें समुद्री व्यापार में दक्षिण के महत्व के बारे में पता चलता है। इस समय इस समय के साहित्य में तीन महत्वपूर्ण राज्य तो इस समय के साहित्य में तीन महत्वपूर्ण राज्य थे। पहला है चोल, फिर चेर और उसके बाद तीसरा है पांड्य। तो चोल, चेर, पांड्य जो है ये तीन राज्य हैं और इनका उल्लेख हमें इन संगम साहित्यों से प्राप्त होता है। संगम तमिल कवियों का संघ अथवा मंडल था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संगम तमिल कवियों का संघ अथवा मंडल था। इन संघों या परिषदों का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में किया गया था। तो पांड्य शासकों के संरक्षण में जो है संगम कवियों का जो संगम है अथवा मंडल जो है ये आयोजित किया गया था, परिषद जो है आयोजित किया गया था पांड्य शासकों के संरक्षण में। मदुरा में मंडल अथवा सम्मेलन के रूप में तमिल कवियों का एक संगम पर्याप्त समुन्नत स्थिति में था। इसका सर्वप्रथम उल्लेख इरैयनार अगप्पोरुल इरैयनार अगप्पोरुल 8वीं सदी के भाष्य की भूमिका में प्राप्त होता है। तो मदुरा में मंडल अथवा सम्मेलन के रूप में तमिल कवियों का एक संगम पर्याप्त समुन्नत स्थिति में था। इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये इरैयनार अगप्पोरुल 8वीं सदी ईस्वी के भाष्य की भूमिका में प्राप्त होता है। संगम साहित्य में केवल चेर राजाओं के संबंध में विस्तार से उल्लेख है। तो संगम साहित्य में केवल चेर राजाओं के संबंध में विस्तार से उल्लेख है। इस साहित्य का रचना काल 100 ईस्वी से लेकर के 250 ईस्वी तक समीचीन प्रतीत होता है। तो 100 एडी से लेकर के 250 एडी। प्राप्त विवरण के अनुसार 197 पांड्य राजाओं ने इन संगमों को संरक्षण प्रदान किया था। तो 197 पांड्य राजा जो है इन लोगों ने संगम को संरक्षण जो है ये प्रदान किया है। पहला संगम मदुरा में ऋषि अगस्त्य की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तो जो पहला संगम था ये मदुरा में ऋषि अगस्त्य की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि दक्षिण में आर्य सभ्यता के तत्वों का प्रसार ऋषि अगस्त्य तथा एवं कौंडिन्य ने किया था। तो यहाँ पर देखिए संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि दक्षिण में आर्य सभ्यता के तत्वों का प्रसार ऋषि अगस्त्य एवं कौंडिन्य ने किया था। इस युग में तमिल व्याकरण एवं अलंकार शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक तोलक्कापियम की रचना हुई। तो इस युग में तमिल व्याकरण एवं अलंकार शास्त्र जो मिलता है, या फिर ये जो किताब है तोलक्कापियम की रचना जो है तोलक्कापियर, उसमें ये वो तमिल व्याकरण है। धर्म शास्त्रों की तरह इस व्याकरण ग्रंथ में भी 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। तो धर्म शास्त्रों में जैसे उत्तर भारत में वेदों में हमें 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है, तो तुलक्कापियम की किताब जो है तुलक्कापियर में हमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख प्राप्त होता है। और ये जो तुलक्कापियर क्या है, तो तमिल व्याकरण एवं अलंकार शास्त्र है। तिरुक्का तिरुक्कामपुलियर, चेर, चोल, पांड्य तीनों राज्यों का संगम स्थल था। तो तिरुक्कामपुलियर
चेर, चोल, पांड्य तीनों राज्यों का संगम स्थल था। विषय वस्तु की दृष्टि से संगम काव्य को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो विषय वस्तु की दृष्टि से अगर हम देखें तो संगम काव्य को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है अहूम और दूसरा है पूरम। अहूम, इसका संबंध प्रेम से है। तो अहूम जो है संगम काव्य, इसका संबंध प्रेम से है, और पूरम काव्य जो है इसका संबंध युद्ध से है। संगम साहित्य का एक और विभाजन उनमें वर्णित तमिल प्रदेशों के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर किया जा सकता है। तो संगम साहित्य का एक और विभाजन उनमें वर्णित तमिल प्रदेशों के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर किया जा सकता है। तो यहां पर देखते हैं हम, कुरिंज, कुरिंज ये पर्वतीय प्रदेश से संबंधित था। तो यहां पर अगर हम देखें तो संगम साहित्य का एक और विभाजन उनमें वर्णित तमिल प्रदेशों के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर किया जा सकता है। कुरिंज जो है ये पर्वतीय प्रदेश से संबंधित, नीथल जो है ये समुद्री तट से संबंधित है, मरुदम जो है ये कृषि भूमि से एसोसिएटेड है, मुलय जो है ये अरण्य भूमि से एसोसिएटेड है, मतलब जंगली जंगल क्षेत्र, और पलय जो है ये निर्जल स्थल सूखी भूमि से है। संगम साहित्य, तो संगम कालीन कतिपय प्रमुख साहित्य का विवरण निम्नलिखित है। संगम साहित्य की अगर हम बात करें तो संगम कालीन कतिपय प्रमुख साहित्य का विवरण निम्नलिखित है। तो संगम साहित्य और रचनाकार, तो पहला संगम साहित्य जो है ये तुलक्कापियम और इसके रचनाकार है तुलक्कापियर। तो रचनाकार है तुलक्कापियर और साहित्य क्या है इनका, तुलक्कापियम। शिल्पाधिकारम जो है और ये इसके रचनाकार हैं इलांगो अडिगल। मणि में मेखले मेखलय ये शीतले सत्यनार के द्वारा लिखी गई है। जीवक चिंतामणि जो है ये तिरुतक देवर के द्वारा लिखी गई है। कुरल जो है ये तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखी गई है। कुरल जो है ये तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखी गई है। पुत्तु पुत्तु पत्तू, पुत्तु पत्तू ये 10 गीतों का संग्रह है। पुत्तु पत्तू जो है ये 10 गीतों का संग्रह है। परित्रपत्तु, परित्रपतु परित्रपतु जो है ये चेर शासकों के शौर्य का विवरण मिलता है। परित्रपत्तु। इक्थै तो तोक्के इक्तु तोक्के ये 8 गीतों का संग्रह है। और अहना नुरु जो है ये रुद्र समर्थन है। इसके रचनाकार जो है ये समर्थन रुद्र सरमन। अहना नूरू मरु गरुपादय मरु मरुगरुपादय, और इसके रचनाकार जो है ये नक्कीरर है। नक्कीरर है। तीन संगम जो हुए हैं, पहला संगम उसके अध्यक्ष जो थे अगस्त्य ऋषि थे, और संरक्षक कौन है तो पांड्य शासक। स्थल का नाम है मधुरा। द्वितीय संगम जो है इसके अध्यक्ष है तुलक्कापियर, और संस्थापक अध्यक्ष थे ये, और ये पांड्य शासक इसके संरक्षक है। और ये स्थल जो है ये है कपाटपुरम अलैव। और तृतीय संगम जो है ये नक्कीरर की अध्यक्षता में हुआ है पांड्य शासकों के संरक्षण में, और ये उत्तर मथुरा में हुआ है। पांड्यों के संरक्षण में संपन्न संगम में सर्वाधिक प्राचीन वंश चेर का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है। तो पांड्यों के संरक्षण में संपन्न संगम में संपन्न संगम में सर्वाधिक प्राचीन वंश चेर का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है। संगम कालीन महाकाव्यों में शिल्पाधिकारम बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, या फिर बहुत अधिक महत्व है इसका शिल्पाधिकारम, जिसको इलांगो अडिगल ने लिखा था। अब बात करेंगे चेर राज्य की। तो चेर राज्य के कुडावर
बिल्लवर, कुट्टवर, पूरैयार, मलयार, बनावर आदि नामों से जाना जाता है। तो चेर राज्य के कुडावर, बिल्लवर, कुट्टवर, पुरैयार, मलयार, बनावर आदि नामों से जाना जाता है। चेर वंश का प्रतीक चिन्ह जो है ये धनुष था। चेर वंश का प्रतीक चिन्ह जो है ये धनुष था। उदयन जेरल इस वंश का प्रथम शासक था। तो चेर वंश का प्रतीक जो है ये धनुष था और उदयन जेरल के द्वारा इस वंश को फाउंड किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। उसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को भोजन करवाया था। इसने उदयन जेरल ने उदयन जेरल ने एक बड़ी पाकशाला बनवाई थी जहां से वह जनता में उन्मुक्त रूप से भोजन वितरित करता था। तो उदयन जेरल ने एक बड़ी पाकशाला बनवाई थी जहां से वह जनता में उन्मुक्त रूप से भोजन वितरित करता था। नेदुन जेरल आदन इसने मरंदय को अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये दूसरा शासक है नेदुन जेरल आदन और इसकी कैपिटल क्या है तो मंदरय, मरंदय मरंदय। और उसने मालाबार मालाबार तट पर किसी स्थानीय शत्रु को पराजित किया था और तथा अनेक यवन व्यापारियों को कैद कर लिया और बड़ी धनराशि हर्जाना के रूप में वसूल किया था। तो ये कौन है तो नेदुन जेरल आदन। कहा जाता है कि नेदुन जेरल आदन ने 7 अभिषिक्त राजाओं को पराजित कर अधिराज की उपाधि धारण की थी। तो नेदुन जेरल जो है इसने अपने आप को क्या टाइटल दिया था तो अधिराज। इसने इसने इयम वरम्बन की भी उपाधि ग्रहण की थी जिसका अर्थ होता है हिमालय तक सीमा वाला। तो ये जो क्या बोलते हैं नेंदु जेरल जो है इसने इयम वरम्बन की उपाधि ग्रहण की थी जिसका अर्थ होता है हिमालय तक सीमा वाला। अर्थात उसने समस्त भारत पर विजय प्राप्त की तथा हिमालय पर चेर राज्य का चिन्ह धनुष अंकित किया था। शेन गुट्टवन जो है ये धर्म परायण कुट्टवन। तो शेन गुट्टवन जो है ये धर्मपरायण कुट्टवन, इन्हें लाल चेर भी कहा जाता है। वह चेर वंश का सबसे महानतम शासक था शेन गुट्टवन। शेन गुट्टवन का यशोगान संगम युग में के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवियों की श्रेणी में आने वाले पररण ने किया था। तो शेन गुट्टवन का यशोगान संगम युग के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवियों की श्रेणी में आने वाले पररण ने किया था। उसके पास एक जहाजी बेड़ा भी था जिसकी सहायता से उसने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी शेन गुट्टवन ने। तो शेन गुट्टवन का यशोगान संगम युग में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवियों की श्रेणी में आने वाले पररण ने किया था। तो पररण जो है ये कवि है और ये इन्होंने यशोगान किया है किसका शेन गुट्टवन का। और उनके पास एक जहाजी बेड़ा भी था जिसकी सहायता से वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त किए थे शेन गुट्टवन। मतलब इनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी। सेन गुट्टवन ने उत्तर दिशा में चढ़ाई की और गंगा को पार किया था। तो सेन गुट्टवन ने उत्तर दिशा में चढ़ाई की थी और गंगा को पार किया था। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम के अनुसार शेन गुट्टवन कौमार्य की देवी की उपासना से संबंधित पत्तिनी संप्रदाय का संस्थापक था। तो तमिल महाकाव्य जो है शिल्पा अधिकारम जिसको लिखा गया है इलांगो अडिगल के द्वारा और इनके अनुसार शेन गुट्टवन कौमार्य की देवी की उपासना से संबंधित पत्तिनी संप्रदाय का संस्थापक था। मेगस्थनीज के अनुसार दक्षिण पांड्य देशों में नारी के शासन करने तथा कम उम्र में माता बनने के उल्लेख से वहां मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था
के संकेत मिलते हैं। तो मेगास्थनीज की जो किताब है उसके अनुसार दक्षिण पांड्य देश में नारी के शासन करने तथा कम उम्र में माता बनने का उल्लेख से वहां मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था का संकेत मिलता है। शिलप्पा अधिकारम के अनुसार पत्तिनी पूजा के प्रचलन में पांड्य तथा चोल शासकों के साथ ही श्रीलंका के शासक भी विशेष सहायक हुए। पत्तिनी पूजा से समाज में पितृसत्तात्मक प्रथा की ओर अग्रसर होने का संकेत मिलता है। आदिग ईमान आदिग ईमान नामक चेर शासक ने दक्षिण में गन्ने की खेती प्रारंभ करने का श्रेय प्राप्त है। तो आदिग ईमान जो है ये चेर शासक और इसने दक्षिण में गन्ने की खेती को प्रारंभ करवाया था। टॉलमी के उल्लेख से तथा वांजी कुरुवर नगर तो टॉलमी के उल्लेख से तथा वांजी कुरुवर नगर के आसपास अनेक स्थलों से रोमन सिक्के प्राप्त होने से यह प्रतीत होता है कि वांजी कुरुवर चेरों की राजधानी थी। तो वांजी जो है ये चेर की राजधानी थी क्योंकि यहां से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब बात करेंगे चोल राज्य की। तो कल्लली वलावन सेम्बीदास तथा सेनई जैसे नामों से प्रसिद्ध चोल राज्य पूर्वी तमिलनाडु में पेन्नार तथा वेल्लारू नदी के मध्य स्थित था। तो चोल राज्य जो है ये कल्ली कल्ली वलावन सेम्ब सेम्बीदास तथा सेनई जैसे नामों से प्रसिद्ध चोल राज्य पूर्वी तमिलनाडु में पेन्नार तथा वेल्लारू नदी के मध्य स्थित था। चोलों का प्राचीनतम उल्लेख कात्यायन ने किया है। तो चोलों का प्राचीनतम उल्लेख जो है ये कात्यायन ने किया है। इसका प्रतीक चिन्ह बाघ था। तो चोलों का प्राचीनतम उल्लेख जो है ये कात्यायन के द्वारा किया गया है और इनका प्रतीक चिन्ह बाघ था। चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मनलूर थी। तो चोलों की जो प्रारंभिक राजधानी थी ये उत्तरी मनलूर थी। बाद में उरैयूर तथा तंजावुर भी राजधानियां बनी। तो चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मनलूर थी। बाद में उरैयूर तथा तंजावुर भी राजधानियां बनी। उरैयूर कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो उरैयूर जो है ये किसके लिए फेमस था? तो कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ईसा पूर्व दूसरी शती में एलारा नामक चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और लगभग 50 वर्षों तक वहां शासन किया। तो इंपॉर्टेंट है कि ईसा पूर्व दूसरी सदी में एलारा नामक चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और लगभग 50 वर्षों तक वहां शासन किया। करिकाल यह प्रारंभिक चोल राजाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। तो करिकाल जो है ये प्रारंभिक चोल राजाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसका काल लगभग 190 ईस्वी माना जाता है। तो लगभग 190 एडी के बीच में ये करिकाल जो है ये शासक था। अपने शासन के प्रारंभिक काल में कारिकाल को पदच्युत कर दिया गया था तथा उसे कैद भी कर लिया गया था। पट्टिनपाले के लेखक ने उसे उसके निकल भागने की अपने तथा अपने पुनः गद्दी पर स्थापित करने का रोचक वर्णन चोल राजधानी कावेरीपट्टनम पर रचित पत्तुपात नामक एक लंबी कविता में किया गया है। तो कारिकाल जो है अपने शासन के प्रारंभिक काल में कारिकाल को पदच्युत कर दिया गया था और उसे कैद कर लिया गया था। पट्टिनपालय के लेखक ने उसके निकल भागने मतलब कैद से भागने और तथा अपने आप को पुनः गद्दी पर स्थापित करने का रोचक वर्णन चोल राजधानी कावेरीपट्टनम पर रचित पत्तुपात नामक एक लंबी कविता में किया गया है। इसने चोलों की तटीय राजधानी पुहार तो पुहार जो है अपनी राजधानी बनाया। तो
करिकाल जो है चोलों की तटीय राजधानी पुहार, आधुनिक कावेरीपट्टनम की स्थापना की तथा कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। तंजौर के निकट बेडी बेड़ी के युद्ध में उसे अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। तो तंजौर के निकट बेड़ी बेड़ी के युद्ध में उसे अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इस युद्ध में उसने चेर तथा पांड्य राज्य के 11 राजाओं के समूह पर विजय प्राप्त किया था। उसकी दूसरी सफलता वाह परंदलई वाह परंदलई का युद्ध था। इस युद्ध में उसने 9 राजाओं को पराजित किया था। करिकाल ने उद्योग धंधों तथा कृषि की उन्नति में विशेष रुचि ली थी। तो करिकाल ने उद्योग धंधों तथा कृषि की उन्नति में विशेष रुचि ली थी। इसने जंगल को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने को प्रोत्साहन दिया और सिंचाई के लिए तालाब खुदवाए। करिकाल ने करिकाल 7 स्वरों संगीत का ज्ञाता था, वैदिक धर्म अनुयायी था। पेरुन पेरुन पेरुनर किल्ली नामक एक अन्य चोल राजा का भी उल्लेख मिलता है। इसने राजसू यज्ञ किया था। पांड्य राज्य तो पांड्य राज्यों का सर्वप्रथम उल्लेख मेगस्थनीज ने किया है। उसने अपने विवरण में लिखा है कि पांड्य राज्यों पर हेला हेरा हेराक्ल हेराक्ल की पुत्री का शासन था तथा वह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। तो पांड्य राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मेगस्थनीस के द्वारा किया हुआ मिलता है। उसने अपने विवरण में लिखा है कि पांड्य राज्य पर हेराक्ल की पुत्री का शासन था तथा वह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। पांड्य राज्य प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में था। मदुरै इसकी राजधानी थी। इनका प्रतीक चिन्ह कार्प एक प्रकार की मछली थी। तो कार्प एक प्रकार की मछली जो है इनका राजकीय चिन्ह था। नेडियोन संगम काल में संकलित अनुश्रुतियों के अनुसार नेडियोन ने पहरुली नामक नदी को अस्तित्व प्रदान किया तथा समुद्री पूजा भी प्रारंभ कराई। तो नेडियोन जो है ये संगम काल में संकलित अनुश्रुतियों के अनुसार नेडियोन ने पहरुली नामक नदी को अस्तित्व प्रदान किया तथा समुद्री पूजा भी प्रारंभ कराई थी नेडियोन ने। पलशाइल पलशाइल मुदुकुडुमी पलशाइल मुदुकुदुमी तो वेलवीकुडी वेलवीकुडी दान पत्र के अनुसार यह पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक राजा था। विजित राजाओं के प्रति वह कठोर नीति अपनाता था। उसने अनेक वैदिक यज्ञ किए। उसने पलशालय अनेक यज्ञशालाएं बनाने वाला तथा महेश्वर की उपाधि धारण की। नेंडू जेलियन पांड्य शासकों में सबसे विख्यात नेंडू जेलियन था। इसकी प्रसिद्धि तलयाल गानम के युद्ध में विजय के परिणाम स्वरूप हुई है। तलयाल गानम के युद्ध में विजय के परिणाम स्वरूप हुई है। नेंडू जेलियन एक विजेता के साथ कुशल कवि था। कवियों का संरक्षक एवं महान धर्मपरायण शासक था नेंडू जेलियन। पांड्य राजाओं को रोमन सम्राट के साथ व्यापार का लाभ होता था। नेंडू जेलियन ने रोमन सम्राट आगस्टस के दरबार में अपना दूत भी भेजा था।
इसकी तुलना कारिकल से की जाती है। शिल्पाधिकारम की त्रासदी इसी शिल्पाधिकारम की त्रासदी इसी के शासनकाल में हुई, जब उसे निर्दोष कोवलन को चोरी के इल्जाम में प्राण दंड दिया था। तो शिल्पाधिकारम की त्रासदी इसी के शासनकाल में हुई, जब इसने निर्दोष कोवलन को चोरी के इल्जाम में प्राण दंड दिया था। मदुरा तथा पांड्य देश के संबंध में मदुरै काची नामक रचना में नेंडुजेलियन के कुशल शासन का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। तो मदुरा तथा पांड्य देश के संबंध में मदुरै कांची नामक रचना में नेंडुजेलियन के कुशल शासन का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। पांड्यों की प्रथम राजधानी कोलकाई थी, जिसके बाद मदुरा स्थानांतरित किया गया। राजनीतिक व्यवस्था। दक्षिण भारत के चेर, चोल तथा पांड्य राज्यों के उद्भव के संदर्भ में एक रोचक तथ्य यह भी है कि राज्य कुल संघ प्रतीत होता है। इस प्रकार के राज्य उत्तरी भारत में भी थे, जिन्हें कौटिल्य ने कुल संघ कहा था। तो राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो दक्षिण भारत के चेर, चोल तथा पांड्य राज्यों के उद्भव के संदर्भ में एक रोचक तथ्य यह है कि राज्य कुल संघ प्रतीत होता है। इस प्रकार के राज्य उत्तर भारत में भी थे, जिन्हें कौटिल्य ने कुल संघ कहा था। संगमकालीन प्रशासन राजतंत्रात्मक। तो संगमकालीन प्रशासन राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत था। समस्त अधिकार राजा में निहित थे। वह प्रजा को संतान के रूप में मानता था। राजा का सर्वोच्च न्यायालय, राजा की सभा मनरम ही होता था। राजा का जन्मदिन प्रति वर्ष मनाया जाता था, जिसे पेरुनल कहते थे। तो बर्थडे को पेरुनल कहते थे और जुडिशरी को मनरम कहते थे। संगमकालीन प्रमुख नगर जो है उनको देखते हैं। तो पुहार ये प्रसिद्ध बंदरगाह था तथा समुद्री तटीय राजधानी थी ये चोलों की, जो कि प्रेजेंट डे कावेरी पट्टनम है, पुहर पोर्ट। उरैयूर ये चोलों का द्वितीय राजधानी तथा सूती कपड़ों का बहुत बड़ा केंद्र था। उरैयूर। कोरकाई ये पांड्यों का तटीय राजधानी थी। कोरकाई जो है ये पांड्य राजाओं की तटीय राजधानी थी। मदुरै ये पांड्यों की राजधानी थी। वांजी या उरैयूर वांजी या उरैयूर ये चेरों की राजधानी थी तथा मरंदै तो वांजी या उरैयूर तथा मरंदै ये चेरों की राजधानी थी। कांची ये पल्लवों की राजधानी थी और मुशीरी या मुजीरिस ये चेर बंदरगाह था। तो मुशीरी या मुजीरिस जो है ये चेर बंदरगाह था। प्रशासनिक सुविधा के लिए इन राज्यों को विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया गया है। तो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी के लिए इन राज्यों को विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया गया है, जिनका स्तरीय खंड निम्नलिखित है। मंडलम ये संपूर्ण राज्य को क्या बोलते हैं? मंडलम। प्रांत को क्या बोल रहा है? तो नाडु। प्रांत को क्या बोल रहे हैं? नाडु। और नगर या बड़े गांव को पेरूर बोल रहे हैं। छोटे गांवों को बोल रहे हैं सिरैयुर। और पुराना ग्राम जो है उसको बोल रहे हैं मुडुर। पुराना ग्राम को क्या बोल रहे हैं? मुडुर। और छोटे ग्रामों की सभा थी जो स्थानीय विवादों व व्यापार तथा रोजगार आदि से संबंधित थी, उसको बोल रहे हैं अवय। तटीय शहर को बोल रहे हैं पट्टिनम। और प्रमुख सड़क को बोल रहे हैं सालय। तो सालय जो है ये प्रमुख सड़क थी। और नगर की प्रमुख गली को बोल रहे हैं तेरू। और सार्वजनिक स्थल को बोल रहे हैं पेडियल। इस काल में ग्रामीण व नगर शासन प्रबंधन में मुख्य थे मनरम। तो इस काल में ग्रामीण व नगर शासन प्रबंधन में प्रमुख थे मनरम।
पेडियल, पेडियल सार्वजनिक स्थल को बोल रहे हैं। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी पेडियल। राजस्व स्रोत जो है, राज्य का अस्तित्व खेती पर आधारित था। भूमिकार, भूमिकार राजस्व का प्रमुख साधन था। तो भूमि कर जो है टैक्स, लैंड टैक्स जो है ये राजस्व का प्रमुख साधन था। भू राजस्व का दर उत्पादन का 1/6 भाग था। अब राजस्व से संबंधित शब्दावली क्या है उसको देखते हैं। माँ या माँ या वेल्ली जो है, माँ या वेल्ली जो है ये भूमि की दो प्रसिद्ध माप थी। तो माँ और वेल्ली जो है ये भूमि की दो प्रसिद्ध माप है। कर है, ये भूमि कर है। कर है जो है ये टैक्स है, लैंड टैक्स। उल्गू या संगम, ये चुंगी एवं सीमा शुल्क जो है ये उल्गू या संगम, ये टैक्स ऑक्ट्रॉय, चुंगी। कड़मै या पाडू जो है ये राजा को अदा किए जाने वाला, तो कड़मै या पाडू कर जो है ये राजा को दिया जाने वाला टैक्स है। इक है, अतिरिक्त या जबरन वसूला जाने वाला कर जो है ये इक है। इक है, कर अदा करने वाले क्षेत्र की एक प्रसिद्ध इकाई जो है ये वारी थी। वारी थी, जिसका अर्थ कर था। भूमि का उस इकाई से कर वसूलने वाला प्रभारी वरियार कहलाता था। तो कर अदा करने वाले क्षेत्रों की एक प्रसिद्ध इकाई वारी थी, जिसका अर्थ कर था। भूमि का उस इकाई से कर वसूलने वाला प्रभारी वरियार कहलाता था। तमिलगम, तम, अ, तमिलगम का पश्चिम में रोम और मिस्र अर्थात यमन और पूर्व में बर्मा, म्यांमार, कडारम, मलाया और जावा, यव भूमि आदि देशों से अत्यधिक व्यापार होता था। तो तमिलगम का पश्चिम में रोम और मिस्र अर्थात यमन और पूर्व में बर्मा, कडारम, मलाया और जावा, यव भूमि आदि देशों से अत्यधिक व्यापार होता था। राजा की शक्ति पर 5 परिषदों का नियंत्रण होता था, जिन्हें 5 महासभाओं के नाम से जाना जाता है। इन पांचों में शामिल थे मंत्री, जिसको बोल रहे हैं अमीय चार। मंत्री जो है ये क्या है, अमीय चार। पुरोहित जो है ये बोलते हैं पुरोहितार। सेना नायक को बोल रहे हैं क्या, सेना पतियार। और दूत या राजदूत को बोल रहे हैं दूतार। गुप्तचर को बोल रहे हैं ओरार, ओरार, ओरार। गुप्तचर को बोल रहे हैं ओरार। सेना, संगमकालीन शासकों के पास पेशेवर सैनिक होते थे। सेना के कप्तान को एनाडी की उपाधि दी जाती थी। तो सेना का कप्तान जो है ये एनाडी होता था। यह उपाधि एक विशेष समारोह में दी जाती थी, एनाडी। युद्ध क्षेत्रों में संकेत के रूप में ढोल या शंख का उपयोग होता था। सेना की अग्र टुकड़ी तुसी और पिछली टुकड़ी को कुलय कहा जाता था। तो युद्ध क्षेत्र में संकेत जो है ये ढोल बजा करके और शंख बजा करके किया जाता था। और सेना की जो आगे की टुकड़ी होती थी उसको तुसी और पीछे की टुकड़ी को कुलय कहा जाता था। युद्ध में मरे सैनिकों की पाषाण मूर्तियां स्मारक स्वरूप बनाई जाती थी, जिन पर उनके नाम और सफलताएं अंकित होती थी। तो युद्ध में जो भी सैनिक मरता था, सैनिकों की पाषाण मूर्तियां स्मारक स्वरूप बनाई जाती थी। मतलब स्टोन से उनकी मूर्ति बनाई जाती थी और उसके ऊपर उनकी जो भी क्या बोलते हैं सफलताएं होती थी उसको लिखा जाता था। युद्ध में बंदी बनाई गई स्त्रियां दासी बना ली जाती थी और उन्हें सार्वजनिक उपासना स्थलों पर रखा जाता था, जहां उन्हें प्रतिदिन संध्या काल में स्नान करके दीप जलाने का कार्य कराया जाता था। चोल और पांड्य दोनों के शासनकाल में नगरीय और सैनिक पदों पर वेल्लाल धनी किसान नियुक्त किए जाते थे। तो चोल और पांड्य दोनों के शासनकाल में नागरिक
और सैनिक पदों पर वेल्लाल धनी किसान नियुक्त किए जाते थे। तो चोलों के टाइम में और पांड्यों दोनों के शासनकाल में नागरिक और सैनिक पदों पर वेल्लाल धनी किसान नियुक्त किए जाते थे। कंवल मारम जो है ये संगम तमिलों की एक विशिष्ट संस्था थी। कंवल मारम जो है ये संगम तमिलों की एक विशिष्ट संस्था थी। सामाजिक स्थिति की अगर हम बात करें संगमकालीन सामाजिक स्थिति की, तो इस युग की विशेषता है उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के सांस्कृतिक तत्वों का समन्वय। संगम युग 4 वर्णों में विभक्त विभक्त था। ये वर्ण थे अरसर जो कि शासक होते थे, अंडनर ये ब्राह्मण होते थे, वेनिगर ये वणिक होते थे और वेलाल ये वेलार किसान होते थे। पर यहाँ वर्ण व्यवस्था आर्य युगीन वर्ण व्यवस्था से भिन्न थी। तो सामाजिक स्थिति की बात करें तो संगम युग की विशेषता उत्तर एवं दक्षिण भारत के सांस्कृतिक तत्वों का समन्वय है, मिला जुला है। संगम युग 4 वर्णों में विभक्त थे। ये वर्ण थे अरसर जो कि शासक होते थे, अंडनर जो है ये ब्राह्मण होते थे और वेनिगर ये वणिक होते थे और बेलाल वेलाल जो है ये वेलार किसान होते थे। वैदिक संस्कृति के प्रचलन के कारण राज दरबारों में ब्राह्मणों तथा पुरोहितों को पर्याप्त प्रतिष्ठा स्थापित हो गई थी। तो वैदिक संस्कृति के प्रचलन के कारण राज दरबारों में ब्राह्मणों तथा पुरोहितों को पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई थी। राज दरबारों में कवि के रूप में ब्राह्मणों का आदर था। कहा जाता है कि राजा कारिकल ने एक कवि को 16 लाख स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया था। तो करिकाल जो है इसने 16 लाख स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया था एक ब्राह्मण कवि को। तमिल भूमि में ब्राह्मणों का दर्शन सबसे पहले संगम युग में होता है। तो तमिल भूमि में ब्राह्मण का दर्शन सबसे पहले संगम युग में होता है। क्षत्रिय और वैश्य संगम साहित्य में नियमित वर्ण के रूप में दिखाई देते हैं। क्षत्रिय और वैश्य संगम साहित्य में नियमित वर्ण के रूप में दिखाई देते हैं। किंतु योद्धाओं का वर्ग राज्य व्यवस्था एवं समाज में एक महत्वपूर्ण अंग था। तो योद्धाओं का वर्ग राज्य व्यवस्था एवं समाज में एक महत्वपूर्ण अंग था। वल्लाल जो है ये चौथी जाति में आते थे। अधिकतर भूमि वल्लालों के हाथ में ही थी और उन्हीं से किसान वर्ग बना था। खेत मजदूर का काम सबसे निचले वर्ग के लोग कडेसियर करते थे, जिनकी हैसियत में गुलामों की हैसियत से नाम मात्र का अंतर था। कुछ कारीगर खेत मजदूर वर्ग के भी थे। परियार लोग खेत मजदूर थे। परियार जो है ये खेत मजदूर थे लेकिन पशु की खाल या चर्म का काम करते थे परियार। वल्लाल जो है 2 भागों में विभक्त थे, जमींदार एवं भूमिहीन खेतीहर मजदूर। चोल काल में इनकी उपाधि वेल और आरशु तथा पांड्य राज्य में कविदी थी। वेल्लालों को शासकों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। संगम युग में हम तीव्र विषमताएं पाते हैं। तो संगम युग में हम तीव्र विषमताएं पाते हैं। पुलयन लोग रस्सी की चारपाई बनाते थे। पुलयन जो है ये रस्सी की चारपाई बनाते थे। एनियर एनियर ये वधिकों शिकारियों की जाति थी। एनियर जो है ये वधिकों शिकारियों की जाति थी। मलवर कलवर तमिल प्रदेश की उत्तर सीमा पर रहने वाले इन लोगों का मुख्य पेशा लूटपाट डाका डालना आदि था। मलवर कलवर जो है ये तमिल प्रदेश की उत्तरी सीमा पर रहने वाले इन लोगों का मुख्य पेशा लूटपाट डाका डालना था। मलवर और कलवर
मरुवर धनी यवन लोगों के निवास स्थान को कहते थे मरुवर। धनी यवन लोगों के निवास स्थान को मरुवर कहते थे। तो पंचतीलय संगम काल में स्त्री पुरुष का प्रणय निवेदन कहा जाता था। पंचतीलय कैकीड़य एक पक्षीय प्रणय निवेदन को कहते थे। और पेरुंदीड़य अनुचित प्रेम को कहते थे। सती प्रथा का प्रचलन था। यह प्रथा विशेषकर उच्च सैनिक वर्गों में था। विधवाओं का जीवन दुरूह था। समाज में नारियों की स्थिति ऊंची नहीं थी। समाज में अंतर जातीय विवाह प्रचलित था। दास प्रथा भी प्रचलित थी तथा हम दास बाजारों मतलब स्लेव मार्केट के अस्तित्व की भी जानकारी मिलती है। आमतौर पर दो प्रकार के विवाहों का प्रचलन था, कलावू तथा कारपू। कलावू विवाह माता पिता की जानकारी के बगैर किया जाता था। तो आमतौर पर दो प्रकार के विवाह का प्रचलन था, कलावू और कारपू। कलावू तथा कारपू। कलावू विवाह माता पिता की जानकारी के बगैर किया जाता था तथा कारपू परिवार वालों द्वारा व्यवस्थित विवाह था। दरबारों में गायकों के साथ नर्तकियां नाचती थी जिन्हें पारण और विडैलियर कहा जाता था। परियाल, पलाईयाल, पेरियाल, पलाईयाल तथा सेनगोट्रिटप्पाल जैसे विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का विभिन्न संदर्भों में विशद वर्णन मिलता है। इस युग में ब्राह्मण मांस खाते थे और ताड़ी पीते थे, जो समाज में बुरा नहीं माना जाता था। आर्थिक स्थिति की बात करें तो संगम कालीन अर्थव्यवस्था सुचालित तथा सुचालित तथा पूर्णतया आत्मनिर्भर थी। सामान्य लोग अधिकांशतः कृषक अथवा पशुपालक, शिकारी तथा मछुआरे थे। कृषि के अतिरिक्त जहाजों का निर्माण तथा कताई बुनाई महत्वपूर्ण उद्योग था। तो कृषि के अतिरिक्त जहाजों का निर्माण तथा कताई बुनाई महत्वपूर्ण उद्योग था। अधिकांश व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। अनाज जो कि धान विनिमय का सर्वाधिक सामान्य स्वीकृत माध्यम होता था। तो कृषि के अतिरिक्त जहाजों का निर्माण तथा कताई बुनाई महत्वपूर्ण उद्योग था। और अधिकांश व्यापार वस्तु विनिमय मतलब बार्टर सिस्टम द्वारा होता था। और मोड ऑफ एक्सचेंज जो था वो धान होता था। बाजार अवनम बाजार जो है ये अवनम के नाम से जाना जाता था, मतलब मार्केट को अवनम कहते थे क्योंकि यह लेन देन का एक केंद्र होता था। धान, गन्ना, रागी तथा जौ इस काल की प्रमुख फसलें थी। संगम साहित्य में पांड्य राज्यों में शालीयूर तथा चेर राज्य में बंदर नामक तटों की गणना महत्वपूर्ण बंदरगाह तथा व्यापारिक केंद्र के रूप में की गई है। तो संगम साहित्य में पांड्य राज्यों में शालीयुर तथा चेर राज्य में बंदर तटों की गणना महत्वपूर्ण बंदरगाह तथा व्यापारिक केंद्र के रूप में की गई है। तो चेर का जो क्या बोल सकते हैं पोर्ट है वो है बंदर, और पांड्य राज्य का जो पोर्ट है वो शालीयुर। पुहर का पुहार का कावेरी पत्तनम एक विशाल वाणिज्य केंद्र था जिसका टॉलमी ने खबेरिस के रूप में उल्लेख किया है। तोंडी मुशीरी पुहार जो कि कावेरी पत्तनम में यवन लोग बड़ी संख्या में विद्यमान थे। यवन लोग व्यापार के लिए यहाँ रहते थे, तोंडी में, मुशीरी में, पुहर में। यवन व्यापारी मुशीरी में अपने बड़े जहाजों में सोना भरकर लाते थे। उनके बदले में यहाँ से काली मिर्च तथा समुद्र और पर्वतों से प्राप्त अलब्ध वस्तुएं ले जाते थे।
ये वस्तुएं उन्हें चेर राज्यों से प्राप्त होती थी। नीरपेयारू निरपेयारू एक अन्य समुद्री बंदरगाह था, जहां से पश्चिम से घोड़ों और उत्तर से अन्य उत्पादित वस्तुएं लाए जाते थे। तो निरपेयारू एक अन्य समुद्री बंदरगाह था, जहां से पश्चिम से घोड़े और उत्तर से अन्य उत्पादित वस्तुएं लाए जाते थे। पुहार एक सर्वदेशीय महानगर था, जहां विविध भाषाएं बोलने वाले देश विदेश के नागरिक एक साथ सौहार्दपूर्वक ढंग से रहते थे तथा नगर की व्यापक समृद्धि एवं संपन्नता की अभिवृद्धि में योगदान देते थे। तो पुहार पोर्ट जो है एक सर्वदेशीय महानगर था, और जहां पर बहुत सारे अलग अलग भाषाएं और अलग अलग देशों के लोग सौहार्दपूर्व रहते थे और व्यापार समृद्धि और संपन्नता की अभिवृद्धि में योगदान देते थे। पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर बंदरगाहों की संख्या कहीं अधिक थी। तो पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर बंदरगाह जो थे ये ज्यादा थे, तथा रोमन साम्राज्य के व्यापारियों से उनका संबंध अपेक्षाकृत अधिक घनिष्ठ था। बाहर से आयात बाहर से आयात की जाने वाली वस्तुएं मुख्यतः थी सिक्के, सोने चांदी, पुखराज, महीन कपड़े, छपे वस्त्र, सूरमा, शीशा, टिन, तांबा एवं शराब आदि। तो बाहर से जो इंपोर्ट किया जाता था वो थे सिक्के, जो कि सोने चांदी के सिक्के होते थे, पुखराज, महीन कपड़े, छपे वस्त्र, सूरमा, शीशा, टिन, तांबा और शराब आदि। बाहर को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में प्रमुख थी काली मिर्च, मोती, हाथी दांत, रेशमी वस्त्र, नील मणि, हीरे, मसाले, सूती वस्त्र आदि। अनेक संगम कृतियों में उल्लिखित चेरों की प्राचीन राजधानी करूर जिला त्रिचनापल्ली का नाम वांची या वांजीपुरम भी था। यहाँ हुए उत्खननों में रोमन सुराहियों के टुकड़े, स्थानीय चित्रांकित बर्तन, निचले आवासीय स्तरों से प्राप्त एक रोमन ताम्र सिक्का, ग्रेफाइट चिन्हों वाले काले और लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तिरुक्कान तिरुक्कान मूलियर में आवासीय स्तर स्तर प्राप्त हुआ है, जो महापाषाणीय तथा उत्तरकालीन आवास स्थल है। यहाँ शवाधान के स्थल भी प्राप्त हुए हैं। यह चोल, चेर और पांड्य तीनों बड़े राज्यों का संगम स्थल है। तो तिरुक्काम यूलियर में आवासीय स्तर स्तर प्राप्त हुआ है, जो महापाषाणीय तथा उत्तरकालीन आवास स्थल है। यहाँ शावाधान के स्थल भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ चोल, चेर तथा पांड्य तीनों बड़े राज्यों का संगम स्थल था। अलंगरय नामक एक दूसरा नगर कावेरी के ऊपरी तट पर स्थित था, जो महापाषाण काल का एक भव्य व आवासीय एवं शवाधान केंद्र था। यहाँ के भित्ति आरेखों और हड़प्पा तथा ताम्रपाषाणीय भित्ति आरेखों में काफी समता है। पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह नौरा, कन्नौर, तोंडी, मुशीरी और नेलसीडा आदि थे। आगस्टस तथा टिवेरियस के मुहर वाले सिक्के और नीरो के सोने एवं चांदी के सिक्के तमिल प्रदेश के अनेक स्थलों से प्राप्त हुए हैं। तो अगस्टस तथा टिवेरियस के मुहर वाले सिक्के और नीरो के सोने एवं चांदी के सिक्के तमिल प्रदेश के अनेक स्थलों से प्राप्त हुए हैं। संगम काल के व्यापार के संबंध में पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी से प्रकाश पड़ता है। इस समय तक तमिलकम और अरब, मिस्र तथा रोम के बीच सीधा व्यापारिक मार्ग सुस्थापित हो चुका था।
प्रथम शताब्दी ईस्वी में रोम के साथ व्यापार तमिलों के लिए इतना अधिक लाभप्रद था कि पांड्य नरेशों ने रोमन नरेश ऑगस्टस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसके पास दो दूत भेजे थे। तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में रोम के साथ व्यापार तमिलों के लिए इतना अधिक लाभप्रद था कि पांड्य नरेश ने रोमन नरेश ऑगस्टस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसके पास दो दूत भेजे थे। धर्म इस युग में धर्म का संबंध कर्म कांडों और कतिपय आध्यात्मिक अवधारणाओं से था। उनके कर्म कांड का संबंध जीवात्मावादी तथा मान रूपी देव पूजा के विविध रूपों में था। पुनर्जन्म वीर पूजा पितृ पूजा सती पूजा का संपूर्ण दर्शन मृत्यु से संबंधित था। जीवात्मावाद तमिल संगम धर्म का एक प्रमुख अंग है और इसमें प्रस्तर जल नक्षत्र ग्रहों की पूजा शामिल। संगम युग के दौरान एक दूसरे से धर्म की स्पष्टता तीन पृथक रूप में देखी जा सकती है। स्थानीय देवता और उपासना पद्धति, बाह्य हिंदू देवताओं और पूजा पद्धति तथा जो है बाह्य विजातीय अथवा गैर हिंदू धार्मिक विश्वास। इस युग में दक्षिण में वैदिक धर्म का प्रचलन हो चुका था। अगस्तस की तरह कैडिन्य ऋषि का भी दक्षिण भारत में पर्याप्त संबंध प्रतीत होता है। पांड्य राजाओं के पुरोहित अगस्त्य गोत्र से ब्राह्मण होते थे। संभवतः तमिल व्याकरण की उत्पत्ति अगस्त्य ने ही की है। नच्चिरकीनियर ने संगम कृतियों पर टीका लिखी है। महाभारत तथा पुराणों में वर्णित आख्यानों में भी दक्षिण भाग में वन जलाने तथा कृषि के विस्तार में से अगस्त्य का संबंध स्पष्ट रूप से स्थापित है। इससे दक्षिण भारत में अगस्त्य द्वारा कृषि विस्तार की परंपरा की पुष्टि होती है। ब्राह्मण धर्म तथा वैदिक धर्म का सर्वाधिक प्रचलन था। दक्षिण के राजाओं द्वारा इन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। दक्षिण भारत में मरुगन की उपासना सबसे प्राचीन है। मरुगन भगवान की उपासना सबसे प्राचीन है। बाद में मरुगन का नाम सुब्रमण्यम भी मिलता है और स्कंद कार्तिकेय से इस देवता का एकीकरण होता है। मरुगन का दूसरा नाम वेलन है। वेलन का संबंध वेल से है जिसका अर्थ बर्छी है। यह इस देवता का प्रमुख अस्त्र है। तो बर्छा जो होता है ये इनका प्रमुख अस्त्र है, बर्छी। मरुगन का प्रतीक है मुर्गा, कुक्कुट। इन्हें पर्वत पर क्रीड़ा करना बहुत प्रिय है। पहाड़ी क्षेत्रों में शिकारी पर्वत देव के रूप में मुरुगन की पूजा करते थे। मछुआरे तथा तटवर्ती क्षेत्र के लोग वरुण की पूजा करते थे। किसान लोग मरुडम इंद्र देव की पूजा करते थे। पुहार के वार्षिक उत्सव में इंद्र की विशेष प्रकार की पूजा होती थी। तो किसान लोग मरुडम इंद्र देव की पूजा करते थे। पुहार के वार्षिक उत्सव में इंद्र की विशेष प्रकार की पूजा होती थी। कोरलै विजय की देवी थी। धार्मिक अनुष्ठानों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिष्ठित देवताओं में शिव, मरुगन, तिरुगमल, कृष्ण, बलराम और इंद्र अधिक महत्वपूर्ण रहे होंगे। मरुगन तमिलों का सर्वश्रेष्ठ देव है। मरियम्मा परशुराम की माता है। मरियम्मा चेचक से संबंधित शीतला माता थी।
येलम्मा सीमा की देवी थी। येलम्मा जो है ये सीमा की देवी थी। संगम कालीन मंदिरों में विभिन्न देवताओं के अनेक मंदिरों का विशेष उल्लेख हुआ है। तो संगम कालीन मंदिरों में विभिन्न देवताओं के अनेक मंदिरों का उल्लेख हुआ है। मंदिर नागर, कोइल, कोट्टम, पुराई या देवालय कहलाते थे। संगम साहित्य में ब्राह्मणवादी संबंधी यज्ञों, बेलवी, मृतकों के लिए श्रद्धा और पिंड उपासना आदि की लोकप्रियता और प्रचलन के अच्छे प्रमाण मिलते हैं। भैंस की बलि को परिया को प्रिय थी। भैंस की बलि जो परिया को प्रिय थी, प्राचीन द्रविड़ परंपरा की द्योतक है। वन देवी कुडुरैकर डावुल, जिसकी प्रायः दुर्गा के साथ तुलना की जाती है, की उपासना भी एक अन्य विशिष्ट धार्मिक परंपरा थी। संगम युग के दौरान बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का भी साथ साथ विकास हुआ, लेकिन ब्राह्मणवादी वैदिक धर्म के अंतर्गत इनका प्रसार हुआ। वैदिक साहित्य में उनका बहुत कम उल्लेख मिलता है। मणि मेखले में कापालिक शैव सन्यासियों की चर्चा है। लोगों की कर्म, पुनर्जन्म, भाग्यवाद्य पर विश्वास था। शिल्पाधिकारम तथा मणि मैखले महाकाव्यों तथा कावेरी पट्टनम तंजावुर भी बौद्ध तथा जैन संस्थाओं से उल्लेख मिलते हैं। तो शिल्पाधिकारम तथा मणि मैखले महाकाव्यों तथा कावेरी पट्टनम तंजावुर भी बौद्ध तथा जैन संस्थानों के उल्लेख मिलते हैं। भाद्रबाहु तथा चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण जाने का उल्लेख बाद के अनेक अभिलेखों के अतिरिक्त हरिशेन के बृहद कथा कोश में भी है। अशोक का पौत्र संप्रति श्वेतांबर जैन संप्रदाय को मानता था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रचारकों को भेजा था। यह श्वेतांबरों का दक्षिण भारत पहुंचने का सबसे पहला उल्लेख है। संप्रति को श्वेतांबर मत की दीक्षा देने वाले आचार्य जो है ये सुहस्तन सुहस्तिन सुहिस्तिन था। तो इसने क्या बोलते हैं, श्वेतांबर मत की दीक्षा दी थी सुहिस्तिन ने। स्मरणीय तथ्य, तोलक्कापियम द्वितीय संगम काल की रचना है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है जिसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है तोलक्कापियम में। तिरुवल्लुवर द्वारा रचित कुरल एक महत्वपूर्ण कृति है। इसका अनुवाद कई भाषाओं में किया गया है। यह धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामसूत्र का अद्भुत समन्वय है। कुरल संगम काल में चेर साम्राज्य सबसे प्राचीन है। संगम साहित्य में चेर राजाओं का विस्तार से उल्लेख है। चोल शासक करिकाल ने कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास किया है। पांड्य शासक नेडियोन ने समुद्र की पूजा आरंभ की थी। तिरुक्कामपुलियर, चेर, चोल, पांड्य तीनों राज्यों का संगम स्थली थी। मदुरा में तमिल कवियों के संगम का सर्वप्रथम उल्लेख इरैनार अगुपोलूर पोरूल भाष्य की भूमिका में मिलता है। वस्तुतः संगम युग की संस्कृति तमिल और आर्य संस्कृतियों का समन्वय है। ओवैयर तथा नच्चेलियर संगम युगीन दो प्रसिद्ध कवित्रियां थी। तो ओवैयर तथा नच्चेलियर ये प्रसिद्ध कवित्रियां थी संगम युगीन। ईसा पूर्व प्रथम शती तक ये 3 राज्य अस्तित्व में आ चुके थे। कलिंग के प्रसिद्ध शासक खारवेल हाथी गुफा अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने तमिल प्रदेश के 3 राज्य के संघ त्रामीदेश संगठन को पराजित किया।
पत्तू 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 कावेरी पट्टनम, पत्तू पत्तू कावेरी पट्टनम पर रचित एक लंबी कविता है। संगम साहित्य का रचना काल 160 ईस्वी से 250 ईस्वी तक मानना समीचीन प्रतीत होता है। संगम काल में राजा प्रशासन का मुख्य केंद्र बिंदु तथा प्रतिमूर्ति होता था। उसे मन्नम मन्नाम वेंदम वेंदन करावन इरयावन कहा जाता था। संगम काल के बाद की एक कृति कुरल में सभा को सभी कार्यों को संपादित करने वाली साधारण परिषद कहा गया है। करिकाल ने पट्टिनपलय के रचयिता करिकाल ने पट्टिनपलय के रचयिता को 16 लाख सोने की मुद्राएं प्रदान की थी। संगम कवियों ने मरवा नामक जनजाति में प्रचलित वेत्ची गोहरण प्रथा के अंतर्गत पशुओं की चोरी या लूट का यथेष्ट विवरण प्रस्तुत किया है। मरवा जाति तथा शांति प्रिय पशुपालक लोगों के बीच संघर्ष संगम काल के दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग प्रतीत होता है। संगम साहित्य में कृषि में संलग्न लोग को बेलालर तथा उनके प्रमुखों को वेलीर कहा गया है। सैनिक के रूप में वेलालर लोगों का काफी महत्व था। अरागरीटिक एक प्रकार का मलमल था जिससे निर्यात किया जाता था। अरागरीटिक एक प्रकार का मलमल था जिसे निर्यात किया जाता था। कोलडैक मोतियों का प्रमुख केंद्र था। कोलडैक पुहार में अनेक यवन बस्तियों के अवशेष मिलते हैं। चेटी व्यापारियों का निम्न वर्ग हुआ करता था जो मुख्यतः आंतरिक आपूर्ति से जुड़ा था। वेनिगर मुख्य व्यापारी होते थे। कडेशियर सबसे निम्नतर वर्ग था। कडेशियर तिरुक्करल ग्रंथ को तमिल बाइबल के नाम से जाना जाता है। तो तिरुक्कुरल जो है इसको तमिल का बाइबल बोला जाता है। चेर चोल पांड्य राज्य वंश के राज्य चिन्ह क्रमशः, तो चेर का राज्य चिन्ह धनुष है, चोल का राज्य चिन्ह बाघ है और पांड्य का राज्य चिन्ह मछली है। इंद्र यम वरुण और सोम को चारों दिशाओं क्रमशः पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर का संरक्षक माना जाता है। तो इंद्र को पूर्व का संरक्षक, यम को दक्षिण का संरक्षक, वरुण को पश्चिम का और सोम को उत्तर का संरक्षक माना जाता है। चेर वाइंज कुरूर बंदर मुशीरी मुजरिश तोंडी, ये इनके क्या बोलते हैं बंदरगाह थे। चेरों के बंदरगाह कौन से हैं? तो वांची, बंदर, मुशीरी, तोंडी। चोलों का जो क्या बोलते हैं बंदरगाह है ये है पुहार, कावेरीपट्टनम और उरैयूर। और पांड्य जो बंदरगाह है ये है कोरकाय, कालची जिसको बोलते हैं, और शालीयूर। तो आज का जो सेशन है इसके अंदर हम यहीं पे स्टॉप करेंगे चीजों को। संगम काल को हमने कंप्लीट किया। अगर आपको ये चीजें अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। थैंक यू।